समझेंगे ऑथेंटिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का क्या होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जब वो जनरेट हो रहा हो, जैसे अगर क्वेरी आपकी जनरेट हो रही है 1432 का नोटिस जिसमें कुछ क्वेरीज आपसे हो रही है या ऑर्डर जनरेट हो रहा है, तो यू नीड टू नो, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑथेंटिक सोर्स से हो। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में किसी ने भी हैक कर लिया और कोई ने फर्जी ऑर्डर किसी भी तरह का आपको बना के भेज दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका एक जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से जनरेट हुआ। इसी तरह जब एसएससी का रिप्लाई उधर से जाएगा तो डिपार्टमेंट को ये जानने की जरूरत है कि जो रिप्लाई हमने एक्स एसएससी से मांगा वो एक्स से आया है, वो कोई थर्ड पार्टी से नहीं आ गया। इसको करने के लिए उन्होंने ये कंसेप्ट इसमें डाला है। देखिए ये इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है, इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 को रेफर किया है और वो ये कहता है कि ऑथेंटिकेशन उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कैसे करेंगे। अगर एनईएससी से जनरेट होने वाला है, आरईएससी से जनरेट होने वाला है वो डॉक्यूमेंट, तो डिजिटल सिग्नेचर को अफिक्स करके, और डिजिटल सिग्नेचर कैसे अफिक्स को सेक्शन 3(2) ऑफ आईटी एक्ट में बताया गया। और अगर मान लो वो ओरिजिनेट हो रहा है एसएससी या थर्ड पार्टी की तरफ से वो हो रहा हो, तो वो 3-4 तरह से कर सकता है आदमी या थर्ड पार्टी वो एसएससी, या तो डिजिटल सिग्नेचर से या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक से, जो कि सब सेक्शन 3A2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइंड है। मैं एक बात आपको ये और बता दूं, टिप भी यही है, आपने पहले शुरू करते समय मेरे को बहुत सारी टेक्निकल टर्म लेते हुए सुना था और अभी भी हम कई सेक्शंस का हवाला देख रहे हैं। ये सब बातें हैं इंफॉर्मेशन टेक्निकल यूज एक्ट में। तो इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ हमें कुछ व्यवहारिक ज्ञान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का भी रखना जरूरी है। उनकी जो कम से कम जो डेफिनेशंस वर्ड्स जो इस स्कीम में यूज किए गए हैं उनसे हमारी वाकिफियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे हमारी जो नीचे लिंक दिया है उस लिंक में भी हम उन सब रिलेवेंट टर्म्स का डेफिनेशन जहाँ भी दी गई है इस एक्ट में, आईटी एक्ट में, वो हम इसके नीचे एनक्लोज करेंगे, तो आप उसको चेक कर लें। लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। तो साथियों अब मैं इसके बाद अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ और अगला हमारा सब्जेक्ट है डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, नोटिस, ऑर्डर एक्सेट्रा, जो कि इस स्कीम के क्लॉज 10 में डील किए गए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था कि ई स्कीम, जो ई असेसमेंट स्कीम आने के पहले पहले सरकार जो है लगातार ये कोशिश कर रही है कि सारे एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो ऑर्डर, नोटिस, एक्सप्लेनेशन जैसा भी हो, दोनों डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में वो इलेक्ट्रॉनिक हो। और उसके लिए उन्होंने समय समय पर इनकम टैक्स के रिलेवेंट प्रोविजंस और रूल में भी अमेंडमेंट किए थे। जैसा कि सेक्शन 282 जो हमारा सर्विस ऑफ नोटिस से, या कोई भी सर्विस इन जनरल से रिलेटेड एक प्रोविजन है, उससे रिलेटेड रूल 127 में भी अमेंडमेंट किया गया था। और उसके अंदर न केवल सर्विस फिजिकल एड्रेस पे की जा सकती है बस बट लेकिन अब अमेंडेड जो रूल 127 है उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सर्विस की जा सकती है और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सहारा लेते हुए की जा सकती है। सेक्शन 282 सबसेक्शन 2 में एक एक्सपेंशन जोड़ दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज को डिफाइन किया गया है। ये वो है तरीके जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम मेल का आदान प्रदान करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज ही है। और सेक्शन 66 कैपिटल ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के एक्सपेंशन में इसको डिफाइन किया गया है। ये असेसिंग ऑफिसर की पावर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। डिलीवरी सर्विस वाले एस्पेक्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगा जो एक इंपॉर्टेंट टिप है। एक बात आप सोच लें कि आपने अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने वहाँ दे रखी है, आपका रजिस्टर्ड अकाउंट पोर्टल पे खुला हुआ है। असेसिंग ऑफिसर या डिपार्टमेंट या एनईसी ने कभी भी कोई नोटिस आपको ऑर्डर भेजा, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जब एक बार मेल पे आपके डाल दिया उन्होंने, तो आप ये मान के चलिए वो रिसीव हो गया है। आपने उसको देखा या नहीं देखा इससे कोई सरोकार नहीं है और इसकी वैधानिकता रहेगी, इसकी लीगल एक्सेप्टेंस रहेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, वो आप पे सर्विस कर लिया मान जाएगा। उसके बाद कोई इग्नोरेंस की प्लीडिंग आप नहीं ले पाएंगे, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। इसके लिए जरूरी टिप आपके पास है कि इसलिए नंबर 1, पहला तो आप इलेक्ट्रॉनिक अपना जो ईमेल आईडी दें वो एक सेलेक्ट करें। ये वो ईमेल आईडी दें जिससे आप रेगुलर हैबिचुअल आप चेक करते हैं। डिपार्टमेंट के जितने भी पोर्टल या जहाँ जहाँ ईमेल आईडी आपके मांगे जा रहे हैं, चाहे आधार के समय मांगे, चाहे रिटर्न फाइल अपलोड करते समय मांगे, चाहे आपका पोर्टल में और भी कोई कार्यवाही करते मांगे, तो आपको सेम ईमेल आईडी जो आपने सेलेक्ट किया है एक बार उसी से कंटिन्यू करते रहें। दूसरी बात, आप अपनी ईमेल आईडी को रेगुलर कांस्टेंट चेक करें। सेकेंडली, आप प्राइमरी ईमेल आईडी अपना दे दें, लेकिन सेकेंडरी ईमेल आईडी हमेशा अपने काउंसिल का दें ताकि वो मेल आपकी नज़रों से नहीं बचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस शो करता है। और खास करके अभी जो दिसंबर 19 तक में जो टाइम बरिंग केसेस हुए हैं और खास करके जो ई प्रोसीडिंग के असेसमेंट हुए हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे असेसमेंट हुए हैं जहाँ पे एक्सपर्टी असेसमेंट एक तरफा फैसले हुए हैं, जहाँ पे असेसी ये कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे तो मेल पे कोई कभी नोटिस आया ही नहीं, और डिपार्टमेंट उस तरफ से कहता है कि मैंने बहुत सारे नोटिस दे दिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे दी। उन सब मामलों में
फेलियर रहा है एसएससी की तरफ से भी, या तो आपने ईमेल अपना गलत दे दिया, गलत उस ईमेल को आप चेक नहीं करते, जो ईमेल आप रेगुलर चेक करते हो वो आपने डिपार्टमेंट पे रजिस्टर्ड नहीं करवाया। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो इसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी। कई बार आपने जवाब दिए, जवाब आपने दिए वो पहुँचे नहीं, ये बात मान के चलिए आपका टाइम बारिंग असेसमेंट है 31 दिसंबर, या वैसे नॉर्मल 31 मार्च होता है, या अभी आपने देखा 30 सितंबर था, अभी तो बढ़ा दिया उन्होंने, पर कोई भी टाइम बारिंग एक डेट ले लें, उस डेट के अगर आप बिल्कुल एक दिन पहले जवाब देना चाहेंगे 29 को तो वो नहीं पहुंचेगा। कारण क्या होता है कि जवाब देने के बाद एक दिन तो वो जो उसका पोर्टल है वो जवाब डालेंगे, एक रात को आएगा, अगले दिन वो उस पर अपीयर होगा, उसके बाद आप समझिए आज अगर जवाब डाल रहे हैं तो आज से एक दिन छोड़ के नेक्स्ट वो डे आफ्टर टुमारो वो मिलेगा उनको। तो ये हमें संभावनाएं सारी ध्यान में रखनी है। और इक्वली ये डिपार्टमेंट पे भी इनकी ड्यूटी होती है कि वो टाइमली आपको सबमिशन दें, क्लैरिफिकेशन पूछें। केस लॉज में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ मद्रास हाईकोर्ट का इसमें डाला है, जिसकी मैं आपको चर्चा करूंगा, और वो बहुत अच्छा एक डिसीजन है जिसमें डिपार्टमेंट को और एसएससी को दोनों को नसीहत भी दी गई है कि ये जो फेसलेस कंसेप्ट है हमारा, उसके अंदर क्या सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। तो साथियों, अब तक हमने ई असेसमेंट स्कीम के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी प्राप्त की, उसको समझा, और अब मैं आगे आपको कुछ बता रहा हूँ फेसलेस अपील के बारे में और फेसलेस पेनल्टीज के बारे में। बहुत शॉर्ट में समझें तो फेसलेस अपील और फेसलेस पेनल्टी का अल्टीमेट कंसेप्ट वही है, मीन्स फेसलेस आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको ये मालूम नहीं है कि आप कौन आपका अपील अधिकारी है, सीआईटी बिल आपका कौन होगा, वो कंट्री के किस पार्ट में बैठा होगा, उसका नाम क्या होगा, और आपको उसको मिलने की या पैक्ट जो टी था उसकी संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कंप्लीट ट्रांसपेरेंट वो सिस्टम रहेगा। अब इसमें कैसे इसमें हियरिंग होगी, कैसे हम सबमिशन डालेंगे, कैसे वो क्वेरी करेंगे, क्या रहेगा, ये सब बातें अभी अभी समझने की जरूरत है, क्योंकि फेसलेस अपील या ई अपील वाला कंसेप्ट केवल अभी असेसमेंट ईयर 2021 से लागू किया गया, और फाइनेंस एक्ट 2020 में सेक्शन 250 में कुछ सबसेक्शंस जैसे कि 6B, 6C और 6D नए जुड़े हैं, और इन सेक्शंस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट पे वापस वही अधिकार डाले गए हैं, जैसा कि हमने ई असेसमेंट के दौरान में देखा था कि वो ई अपील के बारे में भी एक डिटेल्ड स्कीम लेके आएंगे, जैसा कि वो ई असेसमेंट अपील लेके आए हैं, और उनमें वो सब चीज़ें इंश्योर करेंगे, जैसे इंटरफेस को एलिमिनेट करेंगे, फेसलेस होगा, और डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी आएगी, और डिपार्टमेंट में एक ऐसा अपीलेट सिस्टम होगा जो डायनेमिक जुरिसडिक्शन को, मतलब आपको मालूम नहीं है आपका केस आज तो सीआईटी बिल 1 में आपको मालूम है, आपका केस आज को मालूम है आईटीडी जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है, तो ये फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ सीआईटी बिल तक कन्फाइन बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आईटी एक्ट में अभी जुरिसडिक्शन में इनके केवल इतना ही व्यवस्था है। आईटीआई पे ई फाइलिंग होगी क्या, वो एक सेपरेट मैटर है, और मैं आपको वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत आता है, दो इनकम टैक्स एक्ट में ही उसके पावर्स कॉन्फर किए हुए हैं, लेकिन उसकी जो गवर्नेंस है उसके बारे में रूल रेगुलेशन है सारा बनाने का जो अधिकार है प्रेसिडेंट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को दिए हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि वहां भी प्रयास किया गया था कुछ समय पहले, 1-1.5 साल पहले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और आज जो मैं हियरिंग है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करा है, वो शुरू उन्होंने किया है, और ई फाइलिंग का भी अमेंडमेंट इस 2020 में आ गया है कि अब वो फाइलिंग चालू हो जाएगी। आईटीटी का बहुत जल्दी मैंने ऐसा सुना है कि प्रोसीजर लेके आने वाली है, ताकि अपीलें भी ई फाइलिंग हो जाएगी। तो खैर फिलहाल सीआईटी अपील के लिए ये सारी स्कीम डिटेल में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और उसके बारे में आयकर एक्ट के, इनकम टैक्स के कौन से प्रावधान लागू होंगे, नहीं होंगे, क्या उसमें आपके परिवर्तन किए जाएंगे, वो सब इसमें चर्चा की जाएगी। कुछ इसी तरह से ई पेनल्टी का भी कंसेप्ट यहाँ से डाल दिया गया है, इसकी भी योजना अब लेके आएगी सरकार चाहे वो ई अपील हो, ई पेनल्टी हो, दोनों के बारे में ऐसी योजना जो है नोटिफिकेशन से जारी की जाएगी, वो 31/22 की कट ऑफ डेट के पहले पहले कर ली जाएगी। ई असेसमेंट के लिए कट ऑफ डेट 31/20 थी, और इनके लिए अब 31/22 की गई। तो यहाँ हम अब तक ई असेसमेंट, ई अपील, ई पेनल्टी सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। साथियों, ये ई प्रोसीडिंग जो भी तरह की अलग अलग हैं, ई असेसमेंट, ई अपील, ई पेनल्टी, ये सब समझने के बाद अब हमें समझने की जरूरत है कि ई प्रोसीडिंग और ई असेसमेंट में क्या फ़र्क है। जैसा मैंने पहले भी आपसे बोला था कि कई लोग बड़े कंफ्यूज हैं। ई असेसमेंट प्रोसीडिंग जो पिछले 2-3 सालों से हम देखने में आ रहे हैं, वो और ई असेसमेंट जो अब चालू हुआ है, उनमें क्या फ़र्क है। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक मैंने चार्ट यहाँ पे टेबल आपकी बनाई है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसमें दोनों में क्या फ़र्क है और इश्यूज़ क्या हैं जिन पे फ़र्क है, वो आप समझने की ज़रूरत है। पहला तो असेसिंग ऑफिसर कौन होगा। तो जहाँ तक आपकी ट्रेडिशनल प्रोसीडिंग्स है, उसमें तो आपको जानते हैं कि ये फला माशी हमारे असेसिंग ऑफिसर है, मैं उनको फेस से भी जानता हूँ, नाम से भी जानता हूँ, मेरे वो संबंधी भी है, मेरे चाचा बाबा और उनके ताई के उनके लड़के हैं, वो बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूँ, और मैं उनसे मिल सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो दोनों कंफर्टेबल हो तो पैक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन वो अब आगे नहीं मिलेगा। फेसलेस में ये सब संभावनाएं खत्म है।
ये पैक्ट आप नहीं कर सकते, उसमें कंप्लीटली फेसलेस नेमलेस रहेगा। एप्लीकेबिलिटी ट्रेडिशनल वाली, जैसा मैंने पहले आपको बताया, 143(3) के स्क्रूटनी असेसमेंट और एस्केप्ड असेसमेंट 147 वाले कवर्ड है, लेकिन यहाँ पे केवल 143(3) कवर्ड है। यहाँ अब 144 के एक तरफा फैसले कवर्ड है। हमारी टेबल में ये लिखे हुए दोनों के मेंशन है। उसके बाद में आएगा असेसमेंट ईयर, वो 17-18 तक ई प्रोसीडिंग और ट्रेडिशनल खत्म हो गई। मैंने पहले बता दिया 18-19 में दोनों तरह की चली थी, बल्कि ट्रेडिशनल भी, ई प्रोसीडिंग भी, ई असेसमेंट भी, और 19-20 में तो अब ट्रेडिशनल हो या ई असेसमेंट हो, दो ही संभावना है। जहाँ तक असेसिंग ऑफिसर कौन होगा, वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर होगा आपके ट्रेडिशनल में, जबकि यहाँ पे ई असेसमेंट में एनईसी आपका असेसिंग ऑफिसर मान लो आप। 143(2) का नोटिस हमने चर्चा की थी जारी करने की। पुरानी स्कीम में ट्रेडिशनल में जो आपका टेरिटोरियल वो जारी करेगा, यहाँ पे एनईसी जारी करेगा। रिप्लाई का पीरियड, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि स्टेट्यूट में कहीं भी कोई पीरियड नहीं है। पहले नोटिस में भी 142 में पीरियड आता था, लेकिन लॉ में नहीं था, 30 दिन या जो भी वो लिखते थे। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट स्कीम में ही 15 दिन प्रोवाइड कर दिए हैं। असाइनमेंट ऑफ द केस किसको होगा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा पुरानी व्यवस्था के तहत, जबकि यहाँ एनईसी मैंने आपको बताया एएस ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू जो फैले हुए हैं हमारे बहुत सारे असेसमेंट यूनिट्स, उनको भेजेगा। इंक्वायरीज है, अभी तक तो हमारा असेसिंग ऑफिसर खुद ही इंक्वायरी कर लेता है, चाहे तो खुद कर लेता है, इंस्पेक्टर को डिप्यूट कर लेता है, डीवीओ को रेफर कर देता है, लेकिन अब एनईसी की जो यूनिट्स हैं, वेरिफिकेशन यूनिट्स, उनके माध्यम से किया जाएगा। मोड ऑफ इंटरफेस क्या रहेगा, ह्यूमन तो खत्म, पुराना तो इंटरफेस भी था, लेकिन जो अभी भी जो ई प्रोसीडिंग है उनमें ट्रेडिशनल तो बिल्कुल अलग छोड़ दो आप, जिसमें तो कागज का आदान प्रदान आमने सामने होता है, आपका सामने सामने 1 to 1। जो ई प्रोसीडिंग चल रही थी, उन ई प्रोसीडिंग में ये होता था कि हमें असेसिंग ऑफिसर मालूम है, नाम मालूम है, और लेकिन जो सबमिशंस होते हैं, आदान प्रदान हो रहा है, वो सारा उनका क्वेरी आना, जवाब जाना, वो ई प्रोसीडिंग थ्रू हो रहा है। तो अब पास्ट में देखा गया है कि कई जगह है तो नाम के लिए तो ई प्रोसीडिंग ऑन द फेस, लेकिन पर्दे के पीछे असेसिंग ऑफिसर जो है वो कॉल करता है कि आप आ जाइए और डिस्कस कर लीजिए, भले ही सबमिशन आप उठा करके, लेकिन जो भी डाली वो मैं डायरेक्ट नहीं लूँगा, वो ई मेल पे आप डाल दीजिए। ये चल रहा था। तो ये सब संभावनाएं भी अब खत्म हो गई जब हम ई असेसमेंट स्कीम में आ गए, क्योंकि यहाँ तो कोई मिलने का संभावना है ही नहीं, हमें ईओ का मालूम नहीं है, और लेकिन होगा सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड से, और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड मैंने आपको पहले बताया किस तरह से होगा। तो साथियों, अब तक आपने सभी तरह की असेसमेंट स्कीम्स को, चाहे वो ट्रेडिशनल असेसमेंट स्कीम अब तक रही हो, या उसके साथ साथ ई असेसमेंट प्रोसीडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, वो आप समझ गए, और अब आप ई असेसमेंट डिसीजन को समझ गए, इनके आपस में होने वाले सभी क्या क्या इनमें जो डिफ्रेंसिएशन है, फ़र्क है, वो आप समझ गए। ये सब आपके लिए समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि ई असेसमेंट में आप आगे से अच्छे तरह से बढ़ पाएँ, आप अपना अच्छा सा डिफेंस दे पाएँ, अपने सबमिशन अच्छे से तैयार कर पाएँ। और अब मैं हमारे अगले सब्जेक्ट, जो कि इश्यूज़ एंड सजेशन के नाम से आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसके तरफ चल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, इस सारी योजना को समझते हुए और समझाते हुए कि कई इश्यूज़ आएंगे, कुछ सजेशन हमें देने होंगे, वो आप ज़रूर समझें, देखें, सुने हमारी वीडियो को, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो उसके जवाब आपको शायद यहाँ मिल सकते हैं। तो मैं ये भी कोशिश करूँगा उन्हें जवाब दूँ, लेकिन वो सजेस्टिव आंसर रहेंगे, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है, किसी पे बाइंडिंग नहीं है। देयर में बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस ओपिनियन, दूसरा आदमी अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है, उसका राइट है, वो दे सकता है। जो मुझे समझ में आ रहा है उसकी राय मैं यहाँ दूंगा। साथियों, सबसे पहला इशू जो मेरे इस सब्जेक्ट में मैंने उठाया, पीपीटी पे आप देख रहे हैं 18.1 है जो पहला सब्जेक्ट है, तो उसमें मैंने कहा कि बहुत बड़ा अच्छा है, वेलकमिंग स्टेप है, हमें गवर्नमेंट की प्रशंसा करनी चाहिए, लॉडेबल अटेम्प्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसका प्रिंसिपल जस्टिस, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, जो उसके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत है, उनकी अनुपालना हम कैसे करेंगे। मैंने पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्कस करते समय आपको बताया था कि क्या क्या परेशानियां हमें आने वाली है, तो वो परेशानियां ही आएंगी, और इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो अच्छा ये रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बहुत अच्छी एलिब्रेट स्कीम लेके आ जाए, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा उसको मौका दे, और असेसमेंट स्टेज पे ही असेसी अपना फुल कैपेसिटी से, फुल कैपेबिलिटी से, और पूरी अपॉर्चुनिटी के साथ अपना केस, चाहे वो ऑनलाइन दे, रिटर्न सबमिशन से दे, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए दे, कहीं भी उसके इस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ये केंद्रीय सरकार ध्यान रखे। जो स्कीम आप बनाते हैं, कोई प्रोसीजर आप लेट डाउन करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, वो ये कहता है कि हर प्रोसीजर या प्रोसीडिंग जो है वो रीजनेबल, फेयर एंड इक्विटेबल होनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को नया नहीं है, ये हमारे जूरिस्प्रूडेंस में बहुत शुरू से है, कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड बिगनिंग से है। इसका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर
हम ये चाहते हैं कि ये स्कीम कोर्ट में जाकर के स्टॉक डाउन नहीं हो जाए। अब अगला मैटर पे आगे बढ़ता हूँ। आपने देखा होगा कि अलग अलग यूनिट अपने अपने सजेशन देती हैं, रिव्यू यूनिट अपने सजेशन देती है और टेक्निकल अपनी राय देती है और उधर रिमांड रिपोर्ट में इंक्वायरी रिपोर्ट वेरिफिकेशन देती है। तो क्या उनकी राय उस असेसमेंट यूनिट पे बाइंडिंग है या नहीं है। इस स्कीम के तहत मुझे तो कहीं नहीं लगा कि ये बाइंडिंग है। वो अपना सजेशन दे देंगे, अल्टीमेट डिसीजन उनको लेना पड़ेगा। एक विचार ये हो सकता है कि उसको वो इग्नोर नहीं कर ले, तो कुछ हद तक तो ये जरूरी है कि वो इग्नोर नहीं करे और उसके ऊपर बाइंडिंग कर दी जाए, क्योंकि वो टेक्निकल की राय है। वो अपने आप को असेसमेंट यूनिट वाले थोप नहीं सकते और असेसी का बिगाड़ नहीं सकते, एडिशन ज़्यादा नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। लेकिन इसमें कुछ हद तक इसका एक और लॉजिक है कि असेसमेंट यूनिट या असेसिंग ऑफिसर को भी कुछ डिस्क्रिप्शन है, और वो इसलिए है कि असेसिंग ऑफिसर हमारे इनकम टैक्स एक्ट में क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी बोला गया है। क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी मतलब वो एक तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करता है, असेस भी करता है, लेकिन वो एक तरह से कोर्ट का भी काम करता है, अपना डिस्क्रिप्शन भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिप्शन जुडिशियस होना चाहिए, कानून सम्मत होना चाहिए, आंख मीच के नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ बिल्ट इन सेफगार्ड बना दिए जाए, ऐसे कोई यूनिट को माने, और अगर वो नहीं मान रहा तो अपने सजेशन दे, स्पीकिंग ऑर्डर से उनको रिजेक्ट करे। ऐसा नहीं कोई राय उसके पास आई और वो आंख मीच ले और उसको इग्नोर कर दे, जैसा कि कई बार हमने हमारे रेगुलर ट्रेडिशनल असेसमेंट में अपील आर्ग्यू करते समय देखा है। अब एक सवाल आता है, ये वैसे लीगल क्वेश्चन ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के, कि क्या केंद्रीय सरकार इस तरह से अपने पूरे कानून को बदल सकती? क्या जो कानून इनकम टैक्स एक्ट बनाना है वो दोनों पार्लियामेंट हाउसेस के सामने जो उनको पूरा अधिकार है, प्रीरोगेटिव उनका है, वो बनाए। केवल आप नोटिफिकेशन जारी करें, उन नोटिफिकेशन को केवल आप टेबल कर दें दोनों के सामने, जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर लेट डाउन नहीं है, कितना टाइम डिस्कशन होगा, क्या होगा, और ये कई चीज़ें जो मिसिंग उसमें है उनको करने के बाद आप उसको कानून के रूप में लेके आए और इनकम टैक्स के एक्ट के किसी भी प्रोविजन को आप इस योजना के सफलतम क्रियान्वयन के बहाने से आप उसके टिंकर करें, टेम्पर विद करें और उसकी वाइड पावर आप ले लें। जैसा कि मैंने आपको बीच में एक एग्जांपल भी दिया था, एक क्लॉज जो स्कीम में डाला है कि एनईसी किसी भी स्टेज पर ट्रांसफ़र कर देगी, बड़ी बहुत भयंकर बहुत बड़ी पावर दी गई है जिसका अब्यूज़ मिसयूज़ होने का पूरा चांस है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो एक सवाल है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहाँ तक है। मैं अभी उसकी बीच में नहीं जा रहा हूँ, मैं उसमें बहुत ज़्यादा जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे होने वाला सवाल नहीं है। ये कोर्ट में जब चैलेंज किया जाएगा, जब देखा जाएगा, हमारे बहुत ज़्यादा मतलब का भी नहीं है समझने का। अब एक बात आता है कि जॉइंट कमीशन का डायरेक्शन 144 में जब रिव्यू वाला मामला आया तब हम इसको तफसील से डिटेल में हमने इसका चर्चा करी थी। उसके अंदर एक रिव्यू का कांस्टेंट प्रोसीजर है, लेकिन इसमें भी नेचुरल प्रिंसिपल वाला हनन इसमें हो रहा है। अभी तक जो व्यवस्था थी, मैंने आपको बताया कि एसएससी को लगता है कि मुझे इस पॉइंट पे अप्रीहेंशन है, ये मेरा भला नहीं करेगा और अगेंस्ट करेगा, तो वो ले जा सकता था 144A में, सेक्शन 144A में जॉइंट कमिश्नर पे, जो कि अपने बाइंडिंग डायरेक्शन दे देता। अब यहाँ पे ऑफकोर्स उनकी जो टीम है, जो जिस तरह से उन्होंने मैन किया है उन टीम को, द वे दे हैव बीन दोज यूनिट्स हैव बीन मैन्ड, मतलब अधिकारीगण ने ये आदमी लगाए हैं, उसमें खाली आईटीओ नहीं, उसके अपर रंग के भी सब आदमी हैं, जॉइंट कमिश्नर लेवल के भी आदमी हैं, कमिश्नर लेवल के भी हैं, यूनिट में सब वो शामिल है, प्रोसेस में भी इन्वॉल्व भी रहेंगे, उनका ब्रेन भी लगेगा क्योंकि टीम बेस्ड असेसमेंट है। लेकिन मेरी बात मैं डायरेक्टली एक सीनियर ऑफिसर को समझा पाऊँ कि मुझे लगता है जो मैं असेसिंग ऑफिसर को समझाना चाह रहा हूँ वो अभी इतना सक्षम नहीं है, या सक्षम है या समझ नहीं पा रहा, या सक्षम भी है समझ भी पा रहा लेकिन जानबूझ के अनजान बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक उच्च अधिकारी के सामने मेरी बात कहूँ, जो समझाऊंगा, प्रयास करूंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से बात समझ करके डायरेक्शन दे देगा और वो डायरेक्शन बाइंडिंग होंगे। तो वो जो एक अधिकार था 144 में मुझे दिया हुआ है, उसका क्या होगा इसमें इसका कोई खुलासा नहीं दिया गया है। रिव्यू यूनिट भले ही बना दी गई है, लेकिन इसमें सोचने की जरूरत है सरकार को। हमने देखा था कि आज से कुछ साल पहले जब ये मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत केसेस का सिलेक्शन होने लग गया और उसमें लिमिटेड स्क्रूटनी आ गया, कंप्लीट स्क्रूटनी आ गया। वर्तमान में जिस तरह से ये स्कीम बनाई गई है, उसके जो शब्दावली जो प्रयोग की गई है, उससे ऐसा लगता है कि केवल लिमिटेड स्क्रूटनी वाले केसेस आएंगे, क्योंकि एनईएसी जब केसेस का सिलेक्शन करेगा तो कोई आधार रखेगा, और जब सेक्शन 143(2) का नोटिस भेजेगा उन सेलेक्टेड असेसीज को, तो उस नोटिस में केवल उन्हीं आधार को वो ले पाएगा, उस पर क्लैरिफिकेशन जो कि उसने केस के सिलेक्शन करते समय लिए थे, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएगा। तो उसका मतलब ये लिमिटेड स्क्रूटनी का केस हो गया। अब किसी केस में अगर लगता है कि नहीं लिमिटेड से उसको फुल स्क्रूटनी में करना है तो क्या किया जाए, तो स्कीम में तो इसका कोई एलोब्रेशन नहीं है, पर जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि किसी स्टेज पे एनईएसी को लगता है तो फुल स्क्रूटनी ट्रांसफर कर सकता है, तो प्रॉबेबली शायद ये एक ऐसी हो सकती है परिस्थिति जहाँ पे एनईएसी को खुद को लगे कि ये लिमिटेड की जगह, अब ये पोटेंशियल केस है, इसमें बहुत टैक्स इविजन है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट को टैक्स मिल सकता है, तो वो ट्रांसफ़र उसको ट्रेडिशनल पर कर सकता है। ऐसी एक समस्या, ऐसा मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। बाकी एलोब्रेशन तो सीबीडीटी की तरफ से आएगा
और कब इसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे, वो बताएंगे, पर इसकी गाइडलाइन आ जानी चाहिए। बाकी एक ये एक और इसमें क्वेश्चन मैंने उठाया, सेक्शन 136 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये मानता है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत जितनी भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं और जो काम कर रही है, जो प्रोसीडिंग वो चला रही है, इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना गया है। और किसके तहत? वो आईपीसी के प्रोविजन में और सिविल कोड के तहत उनको ये कहा गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। अब सवाल ये उठेगा कि क्या ई असेसमेंट प्रोसीडिंग भी अभी भी ये आपकी जो सेक्शन 193 है, 228 एंड 196 जो आईपीसी है, उनके तहत क्या अभी भी इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो एक लीगल क्वेश्चन है, इसको अभी बहुत ज़्यादा मैं नहीं डील कर। एक सवाल ये आएगा कि इनकम टैक्स एक्ट में असेसिंग ऑफिसर, जैसा कि मैंने बोला, वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, उसका खुद का सेटिस्फेक्शन डिराइव करना बहुत ज़रूरी है। पुराने लॉ में आपने देखा होगा पेनल्टी जब 271C कंसीलमेंट की लगती थी तो उसमें बहुत बड़ा एक डिबेट भी हुआ था। असेसिंग ऑफिसर जिन मामलों में जहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर में ये असेसी का जो सेटिस्फेक्शन कैसे डिराइव किया, अगर ये सेटिस्फेक्शन का कैसे डिराइव किया ऐसा कोई हिंट नहीं मिलता था, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर पहुँचे। और डीएस मानसवी के नाम से केस मुझे याद है कि उसका ये रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेटिस्फेक्शन। अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेगा असेसमेंट में अपना सेटिस्फेक्शन, पेनल्टी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करें नहीं करें या लगाए नहीं लगाएं, तो वो सब्सिक्वेंट सारी प्रोसीडिंग्स अनल हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां अब और अलग अलग सेक्शन 68 69 का एडिशन कर रहे हैं। अनएक्सपेंड कैश क्रेडिट, अनएक्सपेंड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर, या मान लो आपका जो 14A में एग्जेम्प्टेड इनकम का आप जब बाइफर्केशन करते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करते हैं, रूल 8D लगाते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। वो सेटिस्फेक्शन यहाँ कौन करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है और सीबीडीटी इसको डिटेल में हमें बताए। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो इसमें मैंने यहाँ डाला है। एक आएगा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये लगता है ये टाइम कंज्यूमिंग है। केसेस का सिलेक्शन होना और पहले मौके पे 143(2) के नोटिस आना, वो तक तो ठीक है, लेकिन जब उसका जवाब आप मांगने लगेंगे, आप इंक्वायरी करने लगेंगे, वेरिफिकेशन होगा, आपस में यूनिट इंटरेक्ट करने लगेगी, और जब इंसानों के पास ये मामला पहुंच जाएगा, क्योंकि करेंगे तो इंसान ही अल्टीमेटली वही करेंगे, करके फिर अपलोड कर देंगे, वो अलग बात है, लेकिन बाकी एक्सरसाइज अभी भी इंसान करेंगे, ह्यूमन एलिमेंट रहेगा, तो वो अपना टाइम लेंगे। कई बार वो बहाना हो सकता है, कई बार वो रीजनेबल कारणों से हो सकता है। फिर कई बार आपको बुक्स अकाउंट पूरी प्रोड्यूस करनी है, 1000 कागज़ आपको भेजने हैं, तो उनको आप वो करेंगे, स्कैन करेंगे, स्कैन कर करके भेजेंगे, उसमें वो तो एक सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर आ सकता है, समय हो सकता है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर साधन नहीं है हमारे पास उस असेसी के पास, ठीक है, मेट्रोज़ में तो मिल जाएंगे, जो मुस्तफिल एरिया है या 2 टियर 3 टियर सिटीज़ हैं, वहाँ पे डिपार्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहिए, साधन बनाने चाहिए, जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए और असेसी आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें, अपने पेपर को अपलोड कर लें। तो ये सब आने वाला समय बताएगा। इन सब पे उम्मीद है सरकार से कि वो कुछ पॉजिटिव करे, और ये सजेशंस भी हैं उनको। 15 दिन के नोटिस के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में भी सरकार को सोचे और व्यवस्था करे, एलोब्रेशन रखे, ताकि कम से कम, ये बहुत बड़ी बात क्या है कि अगर इस स्कीम को सक्सेस हमें करना है तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल फियरलेस हो, फेयर हो और हैसल फ्री हो। कम से कम उसमें कन्फ्यूज़न हो, इंटरप्रिटेशनल इशू नहीं उठे, लीगल इश्यूज नहीं उठे, और व्यवहारिक हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तैयार हो। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार ने केसेस सेलेक्ट कर लिए, पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका मौजूद नहीं है। तो जितना जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा तभी ये स्कीम सक्सेसफुल हो पाएगी। कुछ टर्म्स उन्होंने और यूज़ करी है। एनईसी जो है वो किसी भी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर उनके पास अगर आ गया तो उसको जज करने के लिए एक सिस्टम उन्होंने डाला, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे ऑर्डर कितना ठीक है, उस पर फर्दर एक्शन क्या है। अगर ठीक समझते हैं तो असेसी को भेजते हैं, नहीं ठीक समझते हैं तो रिव्यू यूनिट को भेजते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आफ्टर है क्या, क्या इसमें पैरामीटर होंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या बेसिस है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी जब इसको डिफाइन किया जाएगा। ऐसे ही एएस एलोकेशन सिस्टम है उनके, ये जब जब सब जो टर्म्स यूज़ किए हैं उन सब का, भले वो मशीन पे हो रही हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही हो, लेकिन उनके पैरामीटर्स पब्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे। रिवीजन वाले मामले पे ऑफ कोर्स अब पावर कट हो जाएंगी, 260 का रोल बहुत लिमिटेड हो जाएगा जब आपकी कंटिन्यूस कांस्टेंट रिवीजन चल रहा है विद इन द ये सब प्रोसीडिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और ऑर्डर हो गया तो उस ऑर्डर के बाद अब क्या स्कोप रहेगा कि 260 में कमिश्नर उसमें को इंटरफेयर करे, या एस्केप असेसमेंट 147 कितना रहेगा,
तो ये कर्टेल ऑफकोर्स पावर उनकी हो जाएंगी। अब ये समय बताएगा कि इसमें किस तरह का डिस्प्यूट रहेगा, ये बात है। इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग का मामला और है, तो वो मैं डिस्कस दोनों इश्यूज़ को आगे कर चुका हूँ। इसके बारे में एक फर्दर ट्रांसपेरेंट गाइडलाइन आने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है।